अगर तुम इतिहास को गौर से देखोगे तो कुछ ऐसे इंसान दिखेंगे जिन्होंने अपनी सोच, अपनी हिम्मत और अपने फैसलों से पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। माओ जेडोंग उन्हीं में से एक था। वह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह एक विचारधारा था, एक आंदोलन था जिसने चीन को एक नई पहचान दी। उसकी जिंदगी किसी फिल्म की तरह थी। गरीबी से शुरुआत, संघर्षों से भरा सफर और फिर एक ऐसा मुकाम जिसे पूरी दुनिया ने देखा। पर उसकी कहानी सिर्फ जीत की नहीं थी, इसमें नाकामियां भी थीं, गलत फैसले भी थे और लाखों लोगों की तकलीफें भी थीं। आज हम माओ की पूरी जिंदगी को एक कहानी की तरह समझेंगे ताकि उसकी शख्सियत और उसके फैसलों को सही संदर्भ में देखा जा सके। माओ जेडोंग का जन्म 26 दिसंबर 1893 को चीन के हुनान प्रांत के शाओशान गांव में हुआ था। उसका परिवार एक साधारण किसान परिवार था जो खेती किसानी से गुजारा करता था। उसके पिता बेहद सख्त और अनुशासन प्रिय थे, लेकिन माओ की मां बहुत दयालु और धार्मिक स्वभाव की थी। माओ को बचपन से ही पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन उसका पढ़ाई का तरीका अलग था। वह पारंपरिक चीनी स्कूलों की बजाय आधुनिक शिक्षा में दिलचस्पी रखता था। माओ के अंदर शुरू से ही विद्रोही प्रवृत्ति थी। जब वह किशोर था तब चीन में भारी उथल पुथल मची हुई थी। विदेशी ताकतों का प्रभाव बढ़ रहा था, किंग वंश की पकड़ ढीली हो रही थी और लोग बदलाव की मांग कर रहे थे। इस माहौल ने माओ की सोच को बहुत प्रभावित किया। उसने नए विचारों को अपनाया, खासकर पश्चिमी साहित्य और राजनीति के बारे में पढ़ना शुरू किया। 1911 में जब माओ सिर्फ 18 साल का था, तब चीन में क्रांति हुई और किंग वंश का अंत हो गया। इस क्रांति ने माओ को राजनीति में गहरी रुचि लेने के लिए प्रेरित किया। उसने कई नौकरियां की, कभी शिक्षक बना, कभी लाइब्रेरियन बना, लेकिन उसकी असली दिलचस्पी राजनीति में थी। 1918 में वह बीजिंग यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन की नौकरी करने लगा, जहां उसे कई प्रगतिशील विचारकों का साथ मिला। वहीं पर उसने मार्क्सवाद और समाजवाद के बारे में पढ़ना शुरू किया। वह धीरे धीरे इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि चीन को विदेशी ताकतों और शोषण से बचाने के लिए कम्युनिज्म ही एकमात्र रास्ता है। 1921 में माओ ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह पार्टी शुरू में बहुत छोटी थी, लेकिन इसका उद्देश्य साफ था, चीन को साम्राज्यवाद और पूंजीवाद से मुक्त कराना। पर यह आसान नहीं था। चीन में पहले से एक और ताकतवर राजनीतिक दल था, कुओमिंतांग केएमटी, जो लोकतंत्र और राष्ट्रवाद की बात करता था। 1927 में कुओमिंतांग और कम्युनिस्टों के बीच मतभेद इतना बढ़ गया कि गृहयुद्ध छिड़ गया। चियांग काई शेक के नेतृत्व में कुओमिंतांग ने कम्युनिस्टों पर हमला कर दिया। सीसीपी के हजारों कार्यकर्ताओं को मार दिया गया और पार्टी लगभग खत्म होने की कगार पर आ गई। जब हालात बहुत खराब हो गए, तब माओ ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, लॉन्ग मार्च। 1934-35 में माओ और उसके साथियों ने 9000 किलोमीटर लंबी यात्रा की, पहाड़ों, नदियों और दुर्गम रास्तों को पार करते हुए। यह यात्रा भले ही बहुत कठिन थी, लेकिन इसने सीसीपी को बचा लिया। लॉन्ग मार्च के दौरान माओ की रणनीति और नेतृत्व क्षमता सबके सामने आई। उसने सीसीपी को नई ऊर्जा दी और किसानों और मजदूरों को अपने पक्ष में कर लिया। इस यात्रा ने उसे सीसीपी का निर्विवाद नेता बना दिया। 1937 में जापान ने चीन पर हमला कर दिया और कुओमिंतांग और कम्युनिस्टों को मजबूरी में एक साथ आना पड़ा। लेकिन जैसे ही जापान हारा, फिर से गृहयुद्ध शुरू हो गया। इस बार माओ ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई और धीरे धीरे चीन के ग्रामीण इलाकों पर कब्जा कर लिया। 1949 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने कुओमिंतांग को पूरी तरह हरा दिया और चियांग काई शेक ताइवान भाग गया। अब माओ को देश चलाना था, लेकिन यह आसान नहीं था। उसने कई बड़े फैसले लिए, कुछ सफल हुए और कुछ बुरी तरह विफल। भूमि सुधार, किसानों को जमीन दी गई, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ा। महिला अधिकार, महिलाओं को संपत्ति और शिक्षा के अधिकार दिए गए। औद्योगिकीकरण, चीन को एक आधुनिक औद्योगिक राष्ट्र बनाने की कोशिश की गई। ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958-62, माओ ने चीन को जल्दी सुपर पावर बनाने के लिए जबरदस्त बदलाव किए, लेकिन यह योजना गलत साबित हुई और भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें 2 से 3 करोड़ लोग मारे गए। संस्कृति क्रांति
1966-76 माओ ने युवा पीढ़ी को पुरानी परंपराओं और बुजुर्ग नेताओं के खिलाफ भड़का दिया। इसके कारण लाखों लोगों की जिंदगी तबाह हो गई। 9 सितंबर 1976 को 83 साल की उम्र में माओ का निधन हो गया। उसके बाद चीन धीरे धीरे अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने में लग गया और आज यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है। माओ की विरासत मिश्रित है। कुछ लोग उसे क्रांतिकारी नायक मानते हैं जिसने चीन को एकजुट किया, तो कुछ लोग उसे तानाशाह मानते हैं जिसने लाखों लोगों को पीड़ा दी। लेकिन एक बात साफ है, माओ सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, वह एक युग था। माओ की कहानी सिर्फ चीन की कहानी नहीं है, यह संघर्ष, सपनों और शक्ति की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि नेतृत्व में साहस जरूरी है, लेकिन सही दिशा में फैसले लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। माओ की कहानी हमें यह भी बताती है कि कोई भी नेता अचूक नहीं होता, उसकी जीत और हार दोनों से सबक लिया जाना चाहिए।